स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। केंद्र सरकार ने मनरेगा में मजदूरी दर को बढ़ाया है। नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। गोवा में सबसे ज्यादा 10% के लगभग ये दर बढ़ाई गई है। 10.56% ये दर बढ़ाई गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी 374 रुपए तय की गई है और सबसे कम 234 रुपए अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही नागालैंड के लिए तय की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 243 रुपए मजदूरी की दर तय की गई है। नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। नई दरें लागू होने के बाद इसका लाभ मनरेगा मजदूरों को मिलेगा जो मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। बात करेंगे, हमारे सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ, क्या जानकारी मिल पा रही है ये मनरेगा की नई दरों को लेकर? देखिए आशीष, केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है। ये दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो खासकर जो मनरेगा में काम करते हैं उनकी दिनचर्या जो दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया गया है। और इस जाहिर सी बात है, जब अब उनकी मनरेगा के जो पैसे हैं वो बढ़ाए गए हैं तो उनका जो ताकत है वो ज्यादा आएगी। उनके हाथ में पैसे होंगे तो उनकी अपनी जरूरतें वो ज्यादा पूरी कर पाएंगे। हालांकि आप देखेंगे तो जैसा गोवा में वहां पर 10.56% सबसे ज्यादा फीसदी में, प्रतिशत में हम बात कर रहे हैं, 10.56% मनरेगा के पैसे बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो दरें तय की गई हैं वो 243 रुपए प्रतिदिन की गई हैं और सबसे ज्यादा जो मजदूरी है प्रतिदिन वो देश में हरियाणा में है, 374 रुपए तय की गई है। और सबसे कम उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपए है, तो वो तय की गई। तो इससे अगर देखें तो मतलब जैसा जिस राज्य में जो जैसी स्थिति है वहां के हिसाब से तय की गई। लेकिन ये है कि हाँ, पैसे जब ज्यादा आएंगे, आदमी के पास पैसे होंगे तो वो अपनी जरूरतों को ज्यादा पूरा कर पाएगा। और अगर आप इसे दूसरे उससे देखें, जैसा कि राजनीतिक रूप से बात की जाती है तो जो विपक्ष के लोग हैं तो जाहिर सी बात वो ये कहेंगे कि ये केंद्र सरकार ने अशरफ, एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण यहाँ उठ जाता है कि जो ये दरें हैं ये किस आधार पर तय की जा रही हैं? अब गोवा की अगर 10.56% बढ़ी है या मध्य प्रदेश में जो दर लागू हुई है, कम और ज्यादा का जो फर्क है ये कैसे तय होता है? देखिए, ये राज्य की स्थिति के ऊपर है कि वहां पर क्या स्थितियां हैं, कैसे वहां पर जो महंगाई दर है वो कैसी है, वहां अपने राज्य के राज्यवार है। क्योंकि गोवा जो है सब जानते हैं कि वहां पे एक पर्यटक राज्य है, वहां पे महंगाई दर सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से वहां पर 10.56% बढ़ाई गई है। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, राज्य कैसे करता है। मध्य प्रदेश और चूंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, क्या ये प्रासंगिक है इस समय ऐसा दर बढ़ाना? बिल्कुल। देखिए, आप इसको क्योंकि इन्होंने सरकार ने 1 अप्रैल से लागू करने की बात की है कि 1 अप्रैल से, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से बात करके फैसला लिया होगा और इसके पीछे जो वजह है वो बताई गई हूँ कि ये क्यों जरूरी है। लेकिन ये साफ है कि हाँ, इसे विपक्ष जरूर आगे जाके ये मुद्दा उठाएगा और उस पर बात करेगा कि कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगेगी है। उसके दौरान ये केंद्र सरकार जो है वो आम लोगों को, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको फायदा पहुंचा रही है, तो इसके पीछे भी वो वोट की राजनीति की बात जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा से अहम खबर, बीजेपी में कांग्रेस नेता शामिल हो गए। कांग्रेस नेता नरेश देवांगन बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सरोज पांडे ने बीजेपी में उन्हें शामिल कराया। दरअसल कोरबा के व्यापारी भी हैं नरेश देवांगन, जिन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब्दुल असलम से बात करेंगे, हमारे सहयोगी। अब्दुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अभी नरेश देवांगन कांग्रेसी से बीजेपी हो गए? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस और अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप की स्थिति है। और ये छुरी के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी है और कांग्रेस के कई बड़े पदों पर भी ये रह चुके हैं। कांग्रेस इंटक के भी ये पद पर रहे हैं और लगातार कांग्रेस के लिए लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का दामन छोड़कर
वो बीजेपी का दामन थाम लिया है और जो बीजेपी के प्रत्याशी है सरोज पांडे ने उन्हें भाजपा में प्रवेश कराया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए। दुर्ग में कांग्रेस के 2 पार्षदों को नोटिस जारी किया गया। अनुशासनहीनता के आरोप में यह नोटिस जारी किया गया। जिलाध्यक्ष गया पटेल ने यह नोटिस जारी किया। पार्षद मदन जैन, ऋषभ जैन को नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है इन पर और इन्हें नोटिस जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष गया पटेल ने यह नोटिस जारी किया है। और मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, अनुशासनहीनता का आरोप क्या सिद्ध हो गया है? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव है, तब इस तरह के मुद्दे काफी उठ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसमें यह मुद्दा काफी जोर शोर से उठा था और काफी विवाद की स्थिति बनी थी। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरुद्ध काम किया है, प्रत्याशी के विरुद्ध काम किए हैं, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसमें 2 नाम प्रमुखता से आए थे, जिसमें एक वरिष्ठ कांग्रेस के पार्षद है मदन जैन और दूसरे तो MIC सदस्य और पार्षद है ऋषभ जैन बाबू। ये दोनों ही जो है वो इनके आरोप ये था कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ में इन्होंने लगातार काम किया था, पार्टी के विरोधी काम किया था, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी को संज्ञान लेते हुए जिला अध्यक्ष जो है गया पटेल, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि 7 दिनों के भीतर कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता तो कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आपसी झगड़े में उलझी है। भूपेश बघेल और कवासी लखमा के बाद अब बिलासपुर और सरगुजा से कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट। राजनांदगांव से लेकर बस्तर तक, सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक कांग्रेस में कलह मचा है। तैयारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने की होनी चाहिए थी, लेकिन यह कांग्रेस आपसी झगड़े में ही उलझी है। बैठकों और मंथन के लंबे दौर के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध अपनी ही पार्टी के लोग करने लगे। भूपेश बघेल और कवासी लखमा का विरोध तो हो ही रहा था, अब सरगुजा और बिलासपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा से उम्मीदवार शशि सिंह का जोरदार विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता शशि सिंह और उनके परिवार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं और उनका टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है। वो थोड़ा सा नाराज भी हैं क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम किया है। बात बिलासपुर की करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के विरोध में पार्टी के ही नेता जगदीश प्रसाद कौशिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वो खुद के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भिलाई से विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता उन्हें बाहरी बता रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? लिखा हुआ है बस। आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी। क्या लगता है, क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं, बस अब कोई टिप्पणी नहीं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल और बस्तर से कवासी लखमा के टिकट का भी विरोध हो रहा है। इनके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र तक लिख दिया। महादेव ऐप मामले में FIR के बाद जहां भूपेश बघेल को लेकर नाराजगी है, तो लखमा के खिलाफ पार्टी के ही नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में छिड़ी इस कलह पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए तरह तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर रचा जा रहा है। प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी, पोस्टरवार
तथ्यहीन बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। भाजपा के आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी बढ़ चढ़ के ऐसे भ्रामक और झूठे आरोपों को बल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद सिर फुटवल सभी जगह दिखाई दे रहा है। चाहे बात राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध की बात हो, भूपेश बघेल का जब विरोध हुआ तो भूपेश बघेल ने तो अपना आपा खोते हुए कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल की चर्चा कर दी, जबकि स्लीपर सेल तो आतंकवादी संगठनों में होता है। भूपेश बघेल विरोध करते करते अपनी पार्टी को आतंकवादी संगठन का दर्जा दे बैठे। ये उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब यही विरोध देवेंद्र यादव को जो बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका भी विरोध बिलासपुर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। ऐसे में ये बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे? कांग्रेस को चुनौती अपने ही पार्टी से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन कल खत्म हो चुका है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 153 नामांकन हुए। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होना है। और नॉमिनेशन के बाद क्या है चुनावी माहौल, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। पहले चरण में एमपी की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी इसी दिन मतदान होगा। सीधी सीट पर बीजेपी के राजेश मिश्रा का मुकाबला कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से है। तो शहडोल सीट पर बीजेपी की हिमाद्री सिंह का कांग्रेस के फुंदे लाल मार्को से मुकाबला होना है। जबलपुर में आशीष दुबे और दिनेश यादव की टक्कर होगी। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओंकार मरकाम की भिड़ंत होगी। बात बालाघाट की करें तो यहाँ बीजेपी की भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वत के बीच मुकाबला होना है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर महेश कश्यप और कवासी लखमा की टक्कर होगी। एमपी की सबसे हॉट सीट कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से नकुलनाथ मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। नामांकन के अंतिम दिन विवेक बंटी साहू ने नामांकन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और नामांकन के बाद विवेक बंटी साहू ने जीत का दावा भी किया। मैंने नामांकन दाखिल किया। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के एसपी और शुभंकर अध्यक्ष सम्मानीय डीडी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश भाई साहब, राशि भाई साहब भी आ रहे हैं। बड़ी सभा होगी, उनके साथ भी आकर मैं नामांकन दाखिल करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर किस तरीके से प्यार रहता है और उनके साथ में पार्टी को करती है। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह की नामांकन रैली में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भारी जनसैलाब के साथ अनूपपुर जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को के नामांकन में अनूपपुर जिले में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल रहे। नामांकन रैली में रोड शो कर जीतू पटवारी ने जनता से कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा। हिमाद्री जी न किसी के सुख में आई, न किसी के दुख में, न किसी गांव में गई, न किसी मोहल्ले में। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहम और अहंकार में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। 5 साल में संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया? सवाल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम युवाओं को 8,500 की पक्की नौकरी देंगे। बस्तर में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आज श्री महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आज उनका नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नोइन जी भी मौजूद रहे।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया हो विधानसभा चुनाव में, जिस प्रदेश अध्यक्ष की टिकट लोकसभा से उनकी पार्टी ने काटी हो, अब उनकी बातों पर आप गंभीरता से मत लें। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले पाएंगे। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन के खत्म होने के साथ ही अब चुनावी दंगल और भी जोरदार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पोते और उसकी पत्नी की हैवानियत, क्रूरता, बर्बरता का एक वीडियो किसी के भी होश उड़ा देगा। भोपाल में एक पोते ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग दादी पर ऐसा कहर बरपाया कि ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। दादी पर जुल्म सितम की इंतहा। दादी मांगे रहम की भीख, वो कहर बरपाए। कभी बाल खींचे, कभी मुंह पकड़ा। बेदम पिटाई, सिसकते रिश्ते लाइव। वीडियो में कैद रिश्तों का टॉर्चर। बर्बरता की हद पार करती ये तस्वीर। इस कमरे का ये कोना और इस कोने में बेबस लाचार ये बुजुर्ग महिला जो अपनों के ही सवालों से घिरी है, दहशत के मारे कांप रही है। सामने बैठा ये लड़का इस बुजुर्ग महिला का पोता दीपक है और इसी कमरे में बेड पर महारानी की तरह बैठी पोते दीपक की पत्नी पूजा, दोनों बुजुर्ग दादी से सवाल जवाब कर रहे हैं और उसके बाद पूजा बुजुर्ग दादी का हाथ मरोड़ देती है। उसके बाद पोते का सितम देखिए, दादी का मुंह दबोचकर उन्हें गिरा देता है। हैवानियत कम नहीं होती, उसके बाद बेरहमी से पिटाई की जाती है। जैसे ही बुजुर्ग दादी संभलने की कोशिश करती है, ये पोता कोनी से वार करता है और दादी को फिर से नीचे गिरा देता है। दीपक की पत्नी अपनी दादी सास की लगातार पिटाई करती है। ये कल शाम से एक वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक दीपक सेन जो कि निवासी बरखेड़ी जहांगीराबाद बताया जा रहा था और उसकी पत्नी पूजा सेन, इनके द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार किया जा रहा था एक बुजुर्ग महिला के साथ। इस पर जब वीडियो की तस्दीक की गई तो यह पाया गया कि वीडियो असली था और वास्तव में ये दीपक सेन और पूजा सेन बरखेड़ी जो जहांगीराबाद में है वहां पर निवास करते हैं और वहीं पर सैलून ये चलाता है। रिश्तों पर टॉर्चर और ये अत्याचार सब कुछ मकान मालिक मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। करीब 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो है। जब वीडियो वायरल हुआ तो वहशीपन की ये कहानी सामने आई। भोपाल के जहांगीराबाद बरखेड़ी के रहने वाले हैं आरोपी पति पत्नी। वीडियो वायरल होने पर दीपक और पूजा फरार हो गए। पुलिस ने कई जगह दबिश दी। ऐशबाग थाना इलाके में धर्मशाला से दोनों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से ये अपने घर से और सैलून से फरार हो गया था, ये वहां पर नहीं मिला था। इसके बाद विभिन्न जो धर्मशाला हैं और जगहों पर छापेमारी की गई थी, तो ये थाना ऐशबाग अंतर्गत एक धर्मशाला से ये दोनों जो आरोपी हैं दीपक सेन और पूजा सेन, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए अब इन आरोपियों को जिनके हाथ बुजुर्ग दादी पर बर्बरता करने के लिए उठ रहे थे, अब वही पुलिस की गिरफ्त में कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जिनके चेहरे पर बुजुर्ग दादी के साथ मारपीट करते हुए अकड़ थी, बेरहमी करते हुए बेखौफ नजर आ रहे थे, अब वही नजरें झुकी हुई है। जो बुजुर्ग महिला है वो दीपक सेन की दादी हैं और ये झांसी चली गई थी इस घटना के बाद।
इनको भी झांसी के परिजनों के साथ लाया जा रहा है ताकि उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा सके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके। ये हैवानियत सवाल कर रही है, ऐसी क्रूरता की सजा क्या? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया और वासु चौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्लीन सिटी का तमगा मिला है इंदौर शहर को। ये शहर जहां शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें सामने आई जब महिलाएं ही महिला की गरिमा पर चोट करने लगी। 4 महिलाओं ने मिलकर एक महिला को सरेआम तमाशा बना दिया। बदला ऐसा कि भूल गई वो कर क्या रही हैं। न बेबसी दिखाई दी, न चीख सुनाई दी। घर से निकालकर उसे पीटा गया, फिर खेला बेशर्माई का खेल। तमाशबीन बनाते रहे वीडियो। सभ्य समाज पर कलंक लगाती तस्वीर। इंदौर शर्मिंदा है। महिला की गरिमा पर ये चोट है। सबके सामने एक महिला का ऐसे तमाशा बनाया गया। ये तस्वीर झकझोर देती है, शर्मसार करती है, कलंक लगाती। ये तस्वीर उस शहर से आई है जिसे क्लीन सिटी का तमगा मिला है, लेकिन वही शहर इंदौर इन तस्वीरों पर शर्मिंदा है। हैरानी देखिए, इस मोहल्ले में महिला को सरे राह बेइज्जत करने वाली महिलाएं हैं। 4 महिलाएं जिस घर में घुसकर इस महिला पर हमला बोलती है, उसे घसीटकर लेकर आती है। पीड़ित महिला हाथ जोड़ती है, बार बार कहती है मेरे कपड़े फट रहे हैं। ये शर्मनाक करतूत यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो हुआ वो सवाल करता है। कैसे महिला की इज्जत सरेआम नीलाम कर सकती है। थाना गौतमपुरा अंतर्गत एक बछोड़ा गांव है जहां पर महिलाओं के आपस में विवाद हुए हैं और उसमें कल एक महिला के द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले की ही दूसरी 4 महिलाओं के द्वारा उसके घर में आकर उससे मारपीट की गई, गाली गलौज की गई है और साथ में उसको घसीट के बाहर ले गए रोड पे और उसके कपड़े भी उसमें फाड़ दिए गए। पहले जी भर कर पीटा, उसके बाद हैवानियत की। यही नहीं, निर्वस्त्र हालत में पीड़ित महिला को इन आरोपी महिलाओं ने घुमाया। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, ऐसी कौन सी रंजिश कि आंखों में न हया रही? क्यों आंखों में शर्म का पानी सूख गया? 354 का 452, 323, 294, 506, 34 का अपराध कायम करके 4 आरोपी महिलाओं को तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा और उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा गया। तो उस रंजिश के बारे में भी सुनिए। आरोपी महिलाओं में से एक महिला का कहना है कि पीड़ित महिला उसकी सास को मंदसौर ले गई थी। इसी बात को लेकर ऐसे गुस्सा फूटा कि सारी हदें ही पार कर दी गई। पीड़ित महिला बार बार कहती रही उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन सारी दलीलों को ऐसे मसल दिया गया। इंसानियत की ही चिंदी चिंदी कर दी गई। ऐसी घटना है जो कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं है। उसकी गंभीरता को देखते हुए आगे इसमें कार्रवाई की। आरोपी महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही, क्यों इन महिलाओं को शर्म नहीं आई? कैसे महिलाएं ही महिला की गरिमा का तमाशा बना सकती हैं? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खंडवा में एक पुलिस कर्मचारी से झूमा झटकी का मामला सामने आया, तो वहीं ग्वालियर में बदमाश खुलेआम फायरिंग करते हुए दिखे। एक रिपोर्ट।
बदमाशों के आगे पुलिस पस्त, पुलिसकर्मी से हुई झूमा झटकी, बदमाश ने पकड़ी पुलिसकर्मी की वर्दी, ग्वालियर में खुलेआम फायरिंग, युवक ने घर में छिपकर बचाई जान। बदमाशों के आगे पुलिस पस्त नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आप इस तस्वीर में देख लीजिए। ये तस्वीर खंडवा की है जहां एक पुलिस वाले के साथ बदमाश झूमा झटकी करते हुए दिखा। किस तरह पुलिसकर्मी को हटा दिया गया, ऐसे लगता है जैसे बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी शराब की शिकायत मिलने पर शिवना गांव में गया था, जहां पुलिस को देख बदमाश डरने की जगह बेखौफ दिखा। जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो डरने की जगह बदमाश पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने लगा। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो बदमाश ने पुलिस वाले की वर्दी पकड़ी और धक्का मार दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी को धकेल कर हटा दिया गया। इस झूमा झटकी में पुलिसकर्मी की वर्दी के बटन टूट गए। मामला खंडवा जिले के जावर थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को जो है नाले खंडवा में पेश करने के लिए लाया गया है और जो आरक्षक सुरेश चौहान की तरफ से एफआईआर हुई थी उसमें उसको धारा 41 का नोटिस दिया जाकर उसको बेल आउट किया गया। उधर ग्वालियर में भी बदमाशों का खौफ देखने को मिला है, जहां एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक युवक के पीछे कुछ बदमाश जाते हुए दिख रहे हैं। बदमाश युवक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक जान बचाने के लिए घर में छिप जाता है, तब जाकर उसकी जान बच पाती है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला बहोड़ापुर थाना इलाके का है। रास्ते के विवाद पर से 4 लोगों ने उनको गाली गलौज करी, झगड़ा करा, मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायर किया। तो उस पर से जो है थाना बहोड़ापुर में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर्वे परिसर के 50 मीटर के दायरे में हो रही खुदाई सुरक्षा के कड़े